इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के चरखी दादरी, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। करता हूं साथियों, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दादरी क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे गर्व है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां जितने विकास के कार्य किए हैं, साथियों, आज मैंने दादरी क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां किए हैं। 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के। साथियों, इनमें से 266 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं और इसके साथ ही 224 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज यहां उद्घाटन किए हैं। साथियों, इनमें चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई के सुदृढ़ीकरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या खेल के क्षेत्र की परियोजनाओं की बात हो, साथियों, हमने 540 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे सुनील सांगवान जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनको काम दिखाई नहीं देता, कौन से चश्मे से वो दिखाई देते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमने दादरी विधानसभा के पिछले 11 वर्षों में सिर्फ दादरी विधानसभा के अंदर 1364 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य ये दादरी विधानसभा के अंदर कराए हैं। साथियों, जबकि ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमें काम दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार के लोग बोलते हैं, मैं कांग्रेस के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, उनको शीशा दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस की 10 वर्ष तक हरियाणा में सरकार रही है और 10 वर्षों के अंदर उन्होंने 303 करोड़ 30 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने पूर्व वर्धमान जिले के कटवा और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम ने पूर्व वर्धमान में कहा कि बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। यहां की महान विरासत पर टीएमसी ने पिछड़ेपन का दाग लगाकर पाप किया है। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लिया है। हमने कल ही घोषणा पत्र जारी किया, इसमें 6 गारंटियां हैं। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को हटा के भरोसे में बदलेगी। चलते चलते मैं एक और बड़े षड्यंत्र से आप सबको सावधान करना चाहता हूं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी है। इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। अभी असम में भी
ऐसा ही खेल किया गया, पुडुचेरी में यही किया गया। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। हमें सच्चाई के साथ इसी मजबूती से डटे रहना है। एक बार फिर आप सभी से भारी मतदान की अपील करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी। बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी और ये कट, कमीशन, करप्शन, इन सब पर ताले लगने वाले। बंगाल में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। बीजेपी सरकार में जब 8वें कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी सरकार में बंगाल के कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ, फिर बढ़े हुए डीए का फायदा और फिर भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ। बीजेपी सरकार में बंगाल के लाखों कर्मचारियों का भाग्य बदलने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में रैलियों के जरिए चुनावी माहौल को और तेज कर दिया है। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत बाकुंडा जिले के औंदा से की। उनका फोकस खास तौर पर जंगल महल क्षेत्र पर है, जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अपनी सभाओं में अमित शाह ने राज्य की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। का बदला ममता बनर्जी से लेना है भाइयों बहनों। इनको सहन नहीं होता है कि आदिवासी गरीब की बेटी इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मगर ममता दीदी, आपको जो करना हो करो, हम आदिवासी कल्याण में मानने वाले लोग हैं। हम आदिवासियों के भले के लिए काम करते रहेंगे। मूल पर बटन दबाकर मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है भाइयों बहनों। और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने भेजा, जिसने कट मनी नहीं दिया उसको गरीबों का आवास नहीं मिला। टीएमसी के गुंडों को 2-2 आवास दे दिए। रार बंगला में सिंचाई और सड़क के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा बांकुड़ा में बालू खनन वो प्रशासन के आशीर्वाद से चल रहा है।
फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में वृंदावन के केसी घाट के पास यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नाव में श्रद्धालुओं और पर्यटकों समेत करीब 25 से 30 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार नाव एक पंटून पुल से टकराने के बाद संतुलन खो बैठी। मृतकों में लुधियाना से आए एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने नाविक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मथुरा के वृंदावन केसी घाट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है और 22 लोग हालांकि जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से और सेना की टुकड़ी के माध्यम से बाहर निकाल लिए। घायल हैं 22 लोग जिनका इलाज चल रहा है। वहीं जो है नाविक ने जिस तरीके से अपनी नाव में 37 लोग बैठाए हुए थे, ओवरलोडिंग थी और लाइफ जैकेट कहीं नहीं उसमें दिखाई दे रही थी, उसको लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही को देखते हुए अभी इनकी क्या स्थिति है, मैं विश्राम घाट, बंगाली घाट और जो अन्य घाट हैं इन पर आ रहा हूँ, जहाँ से ये मोटर बोट चलती हैं और मोटर बोट में जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु इस मोटर बोट में नौका विहार करते हैं, यानी नाव में घूमते हैं और यमुना जी का पूजा अर्चना भी करते हैं। इसको लेकर अभी मैं लोगों से बात भी करूंगा और अब जानेंगे कि इसमें जो है जो नाव चल रही है उसमें कितने मैच्योर लोग हैं और कौन कौन बच्चे हैं, किन किन पे लाइसेंस है, ये चला रहे हैं। और जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उस दर्दनाक हादसे को लेकर प्रशासन की अब क्या सख्ती है ये भी अभी हम जानेंगे। तो आइए अभी हम बात करते हैं। ये स्टीमर वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं जो नाव वाले हैं, इनसे भी अभी हम बात करते हैं और जानेंगे कि इन्होंने जो है लाइफ जैकेट रख रखी है या लाइफ जैकेट जो बैठते हैं श्रद्धालु या जो भी नौका विहार करते हैं उनको लाइफ जैकेट पहनाते हैं या नहीं। बताइए क्या नाम है आपका, इधर आए, क्या नाम है आपका बताओ। हमारा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी ये बताइए आपकी इसमें कितनी सवारी आती हैं? हमारा तो छोटा बोट है, इसमें तो वैसे 15 का है, वैसे 10-12 बैठाते हैं। 10-12 ज्यादा तो नहीं बैठाते हैं? नहीं बैठाते हैं। अच्छा, तो आपकी जो लाइफ जैकेट है वो तो केवल 2 दिखाई दे रही हैं। वो जो भाई ऑर्डर दे दिया है और लाने का, वो वैसे घर रखी हुई है, मैंने मंगाई थी, घर रखी हुई है। आपके पास लाइसेंस है इसका नाव चलाने का? ये सब अपना नाव है, पुराने नाव का बना हुआ है। अच्छा, प्रशासन की ओर से लाइसेंस नहीं है कोई? नाम लिस्ट में है पूरा। पहले नंबर डलते थे, अब नंबर नहीं रहते, हर साल नंबर डलते थे बोटों पे। अच्छा ये बताइए जो ओवरलोडेड सवारी आप बैठाते हैं उसमें प्रशासन के कोई अधिकारी या नगर निगम के कोई लोग इसको चेक करते हैं? सब चेक तो होता है मेलों में, कैसे उनका ऑर्डर है 12 सवारी, 10 सवारी, 12 सवारी, कितना। देखिए साफ तौर पे ये नाविक हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि अभी लाइफ जैकेट इन्होंने ऑर्डर करी है, मंगवाई है लाइफ जैकेट जो है, लेकिन इनका कहना है कि हम 15 सवारी तक इसमें बैठा सकते हैं, लेकिन अब हम इसमें जो है 10-12 ही सवारी बैठाते हैं। और आगे भी इस बात का ये बता रहे हैं कि हम ध्यान रखेंगे कि इसमें 10-12 सवारी, लेकिन अभी इनके पास में 2 यहाँ पर नाव खड़ी हैं, दोनों नाव में लाइफ जैकेट जो है केवल 2 दिखाई दे रही हैं। देखिए हमारे साथ में यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं यानी पंडा जिन्हें बोलते हैं वो भी हमारे साथ में हैं। अभी यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है चुनरी मनोरथ का, यहाँ पर अभी उसकी तैयारियां हो रही हैं। आइए अभी हम इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि यमुना जी के किनारे जब यमुना जी को जो है चुनरी उड़ाई जाती है तो उसमें भी कई नावों का सहारा लिया जाता है और लोग उसमें जाते हैं, इस पार से लेकर उस पार तक जाते हैं। तो आइए अभी हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम है मोहित। मोहित जी ये बताइए कि जो नाव चल रही हैं उसमें कितनी सवारियां ये बैठाते हैं और लाइफ जैकेट इनके पास कितनी आपको देखने को मिलती है? देखिए लाइफ जैकेट तो एक भी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जैसे चुनरी मनोरथ होता है तो किसी नाम में 8 लोग, किसी में 5 लोग बैठाते हैं, वो भी हमारे कहने से है ना, जो हमारे कहने से वो लोग जो है 5-7 बैठाते हैं। लेकिन हमारे जब यात्री परदेशी बाहर से आते हैं तो यहाँ यमुना मिशन पे गऊ घाट है,
तो वहाँ क्या है, वहाँ बोट स्टीमर चल रहे हैं, तो उन लोगों से अगर हम बोलेंगे भैया हमारे 2-4-5 यात्री इनको लेके चल पल्लंग तक, तो वो क्या कहते हैं कम से कम 35-40 लोग बैठेंगे तो हम चलेंगे यहाँ से। और पूरा इतना भर के चलते हैं कि वो पूरा स्टीमर दब जाता है पूरा यमुना जी में, तो डर लगता है उससे। ये लोग मानते हैं नहीं है, इनको तो अपनी कमाई से मतलब है, चाहे यात्री की जान जाए चाहे यात्री मरे। तो वृंदावन जो हादसा हुआ है वो इसी प्रकार हुआ है कि ओवरलोडेड जो है। हाँ, ये क्या करते हैं स्टीमर वाले के 25 लोग बैठ गए, 30 लोग बैठ गए, 35 लोग बैठ गए, 40 लोग बैठ गए, इनके ऊपर तो कुछ है नहीं है। ये लोग तो सब तैरना जानते हैं, जितने श्रद्धालु बाहर से आते क्या पता है, और ना इन पे लाइफ जैकेट है कोई भी। और जितना भी ये लोग मतलब भाई या तो तुम इतने लोग बैठा रहे हो, इतने यात्री बैठा रहे हो, सबको लाइफ जैकेट पहन के बैठाओ, है ना। यहाँ पर लिमिटेड 10 लोग बैठाओ या 12 लोग बैठाओ स्टीमर में, तुम 35-40 लोग भर के चलते हो, तो ये अच्छी बात हुई नहीं है। और फिर दूसरा क्या, तुम लोगों को तैरना आता है, तुम लोग तैराकी हो, और जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं क्या पता तैराकी है नहीं है, कितना पानी है कितना नहीं है, कितना गहरा है, तो ये तो डूबेंगे। देखिए साफ तौर पर कहना है कि ये तीर्थ पुरोहित हैं कि 35 से 40 लोग अगर नाव में बैठा लिए जाएंगे तो ओवरलोडेड हो जाती है नाव, नीचे बैठ जाती है और दुर्घटना होने का बहुत बड़ा खतरा जो है सामने बन जाता है। अभी 2 नाव हैं, हमने साफ तौर पर उसमें देखा है कि 2 लाइफ जैकेट उसमें केवल दिखाई दे रही हैं। तो अभी एक बात मैं और इनसे जानना चाहूंगा कि जो अब इस समय नाव चल रही हैं उसमें कितने यात्री जो है अब चल रहे हैं? अभी तो कल अगर हादसा हुआ है, अगर उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम स्टीमर में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग बैठा लो स्टीमर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम 40 लोग बैठाओगे तो वो तो दुगना वजन हो गया उसमें। हाँ ठीक है, नाव नॉर्मल नाव है, 8 लोग बैठा लो, 10 लोग बैठा लो, ये ऐसे बैठा लो। देखिए ज्यादातर नॉर्मल नाव हैं और इसमें जो है 15 तक की, अभी राजेंद्र सिंह एक नाविक है उन्होंने बताया कि उसकी क्षमता जो है 15 सवारी बैठाने की है, लेकिन 15 से अगर 30 और 35 सवारी बैठा ली जाएंगी तो वो कैसे चल पाएगी। तो अभी हम और लोगों से भी देखिए बात करते हैं और जानेंगे कि बताइए क्या नाम है आपका? गणेश चतुर्वेदी। गणेश जी ये बताइए कि क्या ये जो हादसा हुआ है इसमें नाविक की बड़ी जिम्मेदारी? नाविक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक तो जब सवारी ज्यादा भरनी है तो अपनी बोट को आहिस्ता से चलाए, ये नहीं कि उसको स्पीड में दौड़ाए। ये जो हादसा हुआ है वृंदावन में, ये केवल स्पीड में नाव जा रही थी, उसको पुल से बचाने के लिए उसने जैसे कट मारा है स्पीड में, तो उससे वो पुल से जाके टकरा के वो नाव उधर ही बैठ गई है। ये इस प्रकार से हादसा हुआ है। उसी का कारण है कि आज आप देख रहे हैं कोई भी बोट वाला इतनी तेजी से नहीं लेके जा रहा है जितनी तेजी से रोजमर्रा लेके जाती है। आपको यहाँ बैठ के पूजन करना दुश्वार हो जाता है। ये जब इसको लेके जाते हैं बोट को तो पानी यहाँ ऊपर तक आता है। आज वही बोट चल रही है और पानी नेक भी ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग अत्याचार कर रहे हैं इस चीज पर। सवारी ज्यादा बैठाते हैं, पैसा ऊन का दून बदून करते हैं। जो एक नाविक 100 रुपये लेता था आज वो 400 रुपये सवारी लेता है, कोई उसकी देखभाल नहीं है। केवल यात्री को लूटने का एक इन्होंने जरिया बना रखा है और ज्यादा से ज्यादा सवारी बैठा के चलते हैं, जिससे एक बार में इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाए। फिर भी चलो लेके चलो, मगर धीमे चलो, इतनी तेजी से क्यों जाते हो? ये सबसे बड़ा कारण है कि देखिए कल मैंने जब यहाँ पर देखा था, जब हादसा हुआ है तो मैंने यहाँ भी चेक किया था क्योंकि यहाँ भी बहुत नाव हैं, तो यहाँ पर देखा था कि बहुत तेजी से और ज्यादा सवारियां भरकर चल रहे थे। फिर उनको बताया गया कि देखिए आप तेज मत चलिए, वृंदावन में एक बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं माने और सवारियां भरकर जो है लगातार चल रहे थे। तो ये श्रद्धालुओं की जो आते हैं यहाँ पर उनकी जान से खिलवाड़ है, क्योंकि नाविक जो होते हैं वो तैरना जानते हैं और तैर के वो अपने यमुना नदी को पार कर लेते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं वो जो है जिस तरीके से कल हादसा सामने आया है तो उसके हिसाब से जो है वो अपनी जान गंवा बैठे और एक परिवार के 7 लोग इसमें अपनी जान को गंवा बैठे। दूसरी चीज ये है कि ये नाविक जो चलाते हैं वो उनकी गति इतनी तेज होती है क्योंकि इन्होंने अब सारी मोटर लगा रखी है, अपनी बोट में मोटर लगा रखी है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये जो मोटर लगा रखी है ये भी मोटरसाइकिल के जो अपना इंजन होता है उससे ये मोटर बनती है। उसमें ना तो कोई ब्रेक वगैरह इसमें लगता है, कोई ब्रेक वगैरह भी नहीं है। जब ये स्पीड खींचते हैं एक्सीलेटर तो वो स्पीड से ही चलती है। उसको कंट्रोल करने के लिए उसका एक्सीलेटर छोड़ दो और फिर उसको आराम से कहीं भी मोड़ तो मुड़ जाती है। मगर ये लोग स्पीड को खींच के रखते हैं फिर उसी से मोड़ने की सोचते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये लाइफ जैकेट है इन लोगों के पास, कल के हादसे के बाद ये लाइफ जैकेट आई है जो अब वो भी केवल कम दिखाई दे रही है। कम इसलिए दिखाई दे रही है कि अभी सभी में लिमिट नहीं बनी है, सभी को लानी है, चलो लेके आओ, लेकिन जितनी सवारी बैठाओ
उतनी लाइफ जैकेट सभी सवारी को पहनाओ। ये जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इसको आकर देखें कि ये लाइफ जैकेट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इनकी स्पीड ओवर स्पीड तो नहीं है या अधिक इन्होंने सवारी तो नहीं बैठा रखी है। जी जी जी, ये बात तो जिला प्रशासन को भी आके अपने को नोट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कल वृंदावन में हुए हादसे को लेकर हम यमुना जी के किनारे यहाँ मौजूद हैं। ये विश्राम घाट है, बंगाली घाट है। हम यहाँ घाटों को देख रहे हैं जहाँ से ये नाव चलती हैं, बोट यानी चलती हैं। उन नाविकों से भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे भी हमने अभी बात करी है और लोगों से जान रहे हैं कि किस तरीके से अब प्रशासन जो है इन पर निगाह रखेगा, लाइफ जैकेट इनके पास है या नहीं है। तो जिस तरीके से लोगों ने बताया है कि कुछ नाविक जो है स्टंटबाजी भी करते हैं, इसको लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि कल जो हादसा हुआ है वृंदावन के केसी घाट में, उस नाव में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गई थी, जिसमें 37 लोग सवार थे। 10 लोगों की दुखद मौत हो गई है और अभी 5 लोग लापता हैं। उनमें अभी उनका पता नहीं चल पा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। उस नाव को भी रात में निकाल लिया गया है। जो नाव डूबी थी, पंजाब के सभी लोग थे और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज जरूर जो है यहाँ पर कुछ नाव चल रही हैं, लेकिन कम सवारियों को लेकर चल रही हैं। इक्का दुक्का नाव में लाइफ जैकेट भी दिखाई दे रही है। अब प्रशासन इसमें कितनी सख्ती बरतता है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मथुरा से मैं मोहम्मद फारूक। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।